ये है कि सब एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई हैं। अच्छा। पहली है उपवन योजना। इसका मकसद है शहरों में हरियाली बढ़ाना, लेकिन इसका तरीका बड़ा दिलचस्प है, मियावाकी तकनीक। मियावाकी तकनीक, ये क्या है? सुनने में थोड़ा जापानी सा लग रहा है भी जापानी ही। ये एक तरीका है जिसमें देसी पेड़ पौधों को बहुत पास पास लगाया जाता है। अच्छा। तो इससे होता ये है कि वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और कुछ ही सालों में एक छोटा घना जंगल तैयार हो जाता है। मतलब कम जगह में ज्यादा ऑक्सीजन और हरियाली। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी योजना है सीएम ग्रिड्स, जो शहरों में हरित सड़क नेटवर्क बनाने पर केंद्रित है। हरित सड़क नेटवर्क? हाँ। मतलब सिर्फ सड़क के किनारे पेड़ लगा देना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है ऐसी स्मार्ट सड़कें बनाना जिनके नीचे पहले से यूटिलिटी डक्ट हो। यूटिलिटी डक्ट्स? हाँ, मतलब एक खास रास्ता बना हो बिजली के तारों के लिए, पानी के पाइप्स के लिए, ऑप्टिकल फाइबर के लिए, ताकि बार बार सड़क खोदनी ना पड़े। ध्यान खींच रही है बायोप्लास्टिक्स उद्योग नीति 2024। ये कुछ नया लग रहा है। ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक का एक विकल्प लाना चाहती है। इसलिए जो भी कंपनी 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करके बायोप्लास्टिक बनाएगी। बायोप्लास्टिक मतलब जो मक्का या गन्ने जैसी चीजों से बनती है? हाँ बिल्कुल। तो उस कंपनी को एंकर कंपनी का दर्जा मिलेगा। उसे पूंजी निवेश पर 50% सब्सिडी और 10 साल तक एसजीएसटी में 100% की छूट मिलेगी। ये बहुत बड़े प्रोत्साहन है। बहुत ज्यादा है। और चौथी योजना है मातृभूमि योजना। इसमें 60% पैसा जनता देगी और 40% सरकार। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है जी। पर क्या ये मॉडल प्रैक्टिकल है? क्या लोग वाकई अपने शहर के पार्क या लाइब्रेरी के लिए इतना पैसा देने को तैयार होंगे? देखिए, यही इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। कैसे? इसका सफल होना इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार लोगों में भरोसा कैसे जगाती है। अगर प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता हो और लोग उसका असर अपनी आंखों से देखें, तो ये मॉडल छोटे शहरों में कमाल कर सकता है। ये सिर्फ पैसा जुटाना नहीं है, बल्कि लोगों में एक अपनेपन की भावना जगाना है। बिल्कुल, अपने शहर के प्रति। तो शहरी विकास में पर्यावरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक भागीदारी, इन तीनों पर जोर है। चलिए अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। शीर्षक है कृषि एवं संबंध क्षेत्र भाग 1। बिल्कुल। शहरों से अब खेतों की ओर आते हैं। यहाँ पहली योजना है त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम। अब सवाल उठता है कि गेहूं और चावल छोड़कर अचानक मक्के पर इतना जोर क्यों? हाँ, यही मैं भी सोच रहा था। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली, मक्का इथेनॉल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा कच्चा माल है। अच्छा, पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए? जी। और दूसरी वजह है पशु आहार और पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री। ये उसका भी एक अहम हिस्सा है। तो लक्ष्य सिर्फ किसानों की आय बढ़ाना नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री को कच्चा माल भी देना है। मतलब एक तीर से कई निशाने। और फसल को जानवरों से बचाने के लिए भी एक योजना है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। इसमें सोलर फेंसिंग पर 60% की सब्सिडी है। हाँ, ये तो किसानों की एक बहुत बड़ी रोजमर्रा की समस्या का सीधा हल है। सही बात है। एक तरफ उत्पादन बढ़ाओ, दूसरी तरफ उसे सुरक्षित रखो। लेकिन देखिए, कृषि का भविष्य अब तकनीक में है। इसी स्लाइड में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 का जिक्र है। एआई और डिजिटल सेवाओं की बात हो रही है इसमें। सोचिए, एक किसान अपने फोन पर एआई की मदद से ये जान सके कि फसल में कौन सी बीमारी लगने वाली है या मिट्टी को किस खाद की जरूरत है। ये नीति उसी दिशा में एक कदम है। और फिर है कृषि निर्यात नीति, जिसमें क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण की बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सरकार पूरे प्रदेश में सब कुछ उगाने की बजाय कुछ खास इलाकों को कुछ खास उत्पादों का हब बनाएगी। जैसे मान लीजिए, किसी एक जिले को आम के निर्यात का सेंटर बना दिया, किसी दूसरे को आलू का। इससे वहां प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, इन सब का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा, ताकि उस उत्पाद की क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो सके। बिल्कुल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ही एक बड़ा और फोकस्ड रूप कह सकते हैं इसे। चलिए अब कृषि से ही जुड़ी अगली स्लाइड पर आते हैं, दुग्ध एवं पशुपालन। यहाँ नंद बाबा दुग्ध मिशन और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये दोनों एक साथ काम करती हैं। अच्छा। नंदिनी योजना कहती है कि आप साहीवाल, गिर जैसी अच्छी नस्ल की गाय खरीदें, हम आपको 50% सब्सिडी देंगे। इससे क्या होगा? दूध का उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, उत्पादन तो बढ़ गया, अब उसे बेचना भी तो है। वहीं पर नंद बाबा दुग्ध मिशन काम आता है। इसका 1000 करोड़ का बजट दिखाता है कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। ये मिशन गांव में एफपीओज
यानी किसान उत्पादक संगठनों के जरिए दूध कलेक्शन और बेचने का सिस्टम बना रहा है। असली मकसद है बिचौलियों को हटाना, ताकि मुनाफा सीधे किसान की जेब में जाए। बिल्कुल। ये सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि पूरी सप्लाई चेन को सुधारने की कोशिश है। और इसी से जुड़ा है पशुओं का चारा और मिल्क प्रोसेसिंग भी। हाँ, पशुधन एवं मत्स्य आहार नीति चारा बनाने वाले प्लांट लगाने पर छूट देती है और अगले 5 सालों में मिल्क प्रोसेसिंग में 5,000 करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य है। मतलब दूध से सिर्फ दूध नहीं, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम। वैल्यू एडिशन। जी। वैल्यू एडिशन हो और रोजगार बढ़े। तो कृषि और डेयरी के बाद अब ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं। हमारी चौथी स्लाइड नवीकरणीय ऊर्जा पर है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 का जिक्र है। ये काफी सुन रही हूं मैं आजकल। और सुनना भी चाहिए, क्योंकि इसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। अच्छा। ग्रीन हाइड्रोजन पानी से बिजली के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है और इस प्रक्रिया में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। जीरो कार्बन। जी। और यूपी का लक्ष्य 2028 तक हर साल 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करना है। ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। लेकिन ये तो भविष्य की बात हो गई। जो किसान आज अपने खेत में पानी के लिए डीजल पंप इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए क्या है? उसके लिए है पीएम कुसुम योजना। ये किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद करती है। सब्सिडी का मॉडल भी सीधा है। 30% केंद्र सरकार देगी, 30% राज्य सरकार। और 40% किसान को देना होगा। बिल्कुल। इससे किसान का डीजल का खर्चा बचता है और सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भरता भी खत्म होती है। इसी स्लाइड में बुनकरों के लिए भी एक योजना है, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। ये एक दिलचस्प कनेक्शन है ना? पावर लूम चलाने में बिजली का खर्च बहुत आता है। हाँ, बहुत। तो अगर बुनकर अपने लूम पर सोलर पैनल लगा लें तो उनकी लागत बहुत कम हो जाएगी। सामान्य बुनकर को 50% और SC/ST बुनकर को 75% सब्सिडी इसी के लिए दी जा रही है। मतलब तकनीक के जरिए एक पारंपरिक कला को बचाने की कोशिश। सही पकड़ा आपने। अब उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है, उच्च तकनीकी उद्योग। हमारी 5वीं स्लाइड और शुरुआत होती है सेमीकंडक्टर नीति 2024 से। ये शायद इस पूरे प्रेजेंटेशन की सबसे रणनीतिक नीति है। आज चिप यानी सेमीकंडक्टर के बिना कुछ भी नहीं चलता। फोन से लेकर कार तक हर जगह। जी। और भारत इस मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता है। यूपी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। इसीलिए गुजरात और ओडिशा के मॉडल पर ये नीति बनी है। जमीन से लेकर बिजली तक हर चीज पर भारी छूट दी जा रही है, ताकि दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाएं। बिल्कुल। इसी स्लाइड में ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति का भी जिक्र है। इसमें ड्रोन थानों की स्थापना की बात है। ये तो बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है ना? इसका मतलब पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल करेगी, ये भी है, और ये ड्रोन उड़ाने वालों के लिए एक तरह का कंट्रोल रूम भी होगा। अच्छा, दोनों ही। हाँ, ये एक रेगुलेटरी सिस्टम है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए हर ड्रोन को रजिस्टर किया जाएगा। पूरे राज्य को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा जाएगा, ताकि पता हो कि ड्रोन कहाँ उड़ाना सुरक्षित है और कहाँ नहीं। जी। और ड्रोन थाने एक तरह से ड्रोन ट्रैफिक पुलिस का काम करेंगे। और फिर IT और ITES नीति है, जिसमें AI, ब्लॉकचेन पर फोकस के साथ 3 नए IT पार्क बनाने का लक्ष्य है। साफ है कि सरकार भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दांव लगा रही है। बिल्कुल। अब अगली 2 स्लाइड्स, 6ठी और 7वीं, मैन्युफैक्चरिंग और MSME यानी छोटे उद्योगों पर है। इन्हें एक साथ देखना चाहिए। ठीक है। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति है जो बड़े निवेश की बात करती है, तो दूसरी तरफ MSME नीति है जो छोटे उद्योगों को मजबूत करने पर केंद्रित है। MSME में ODOP 2.0 का जिक्र है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो हम सब जानते हैं। ये 2.0 क्या है? ODOP 1.0 में फोकस था उत्पादों की पहचान करने पर। अब 2.0 में फोकस है उन्हें ग्लोबल बनाने पर। इसकी रणनीति 3C पर आधारित है: कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। मतलब सरकारी विभाग मिलकर काम करें, जी, डिजाइनर और निर्माता मिलकर काम करें और क्वालिटी में कंपटीशन हो। बिल्कुल। अब जोर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और निर्यात पर है। हमारी 8वीं स्लाइड में इन्हीं ODOP उत्पादों की एक लिस्ट भी है। जी। जैसे चंदौली का काला चावल, गोरखपुर का टेराकोटा या कुशीनगर के केले के रेशे से बने उत्पाद। हाँ, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर कितनी विविधता है। और MSME के लिए 2 और योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी। एक है सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा। अच्छा। जो छोटे से छोटे उद्यमी हैं, जो GST में भी रजिस्टर्ड नहीं, उन्हें 5 लाख का बीमा कवर देना एक बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा है ना? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरी है प्लेज पार्क की अवधारणा। प्लेज पार्क
ये क्या है? ये सरकार की जगह निजी क्षेत्र द्वारा बनाए गए इंडस्ट्रियल पार्क्स है। अच्छा, तो इससे सरकार पर जमीन अधिग्रहण का बोझ कम होगा और निजी क्षेत्र की मदद से तेजी से इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। अब शहरों, खेतों और इंडस्ट्री के बाद आते हैं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर। नवी स्लाइड अवसंरचना एवं आवास के बारे में है। इसमें नागरिक उड्डयन नीति का फोकस एमआरओ हब बनाने पर है। एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। आसान भाषा में कहें तो हवाई जहाजों का गैराज और सर्विस सेंटर। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और सरकार चाहती है कि अलीगढ़, आजमगढ़ जैसे शहरों में इसके केंद्र बने। और टाउनशिप नीति में वॉक टू वर्क का कॉन्सेप्ट है। जी, इसका आइडिया है कि ऐसी टाउनशिप विकसित की जाएं जहां लोगों के घर, ऑफिस, बाजार, स्कूल सब कुछ पैदल दूरी पर हो। इससे ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण घटेगा और लोगों का जीवन बेहतर होगा। ये निजी निवेश से होगा, लेकिन इसमें 10% घर EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद 10वीं स्लाइड पर्यटन, संस्कृति और फिल्म पर है। उत्तर प्रदेश के लिए ये तो बहुत ही अहम है। बहुत अहम है और यहाँ सबसे बड़ा कदम है नई पर्यटन नीति के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अब होटलों को, टूर ऑपरेटर्स को वो सारी सुविधाएं और छूट मिलेंगी जो किसी फैक्ट्री को मिलती हैं। इससे निवेश बढ़ेगा। और फिल्म नीति में नोएडा में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने का विजन है। जी, और साथ ही क्षेत्रीय सिनेमा जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी फिल्मों को 50% की सब्सिडी देना, ये भी स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका है। सही कहा। अब हम अपनी 11वीं स्लाइड पर आते हैं जो समाज कल्याण एवं शिक्षा से जुड़ी हैं। ये योजनाएं सीधे आम आदमी के जीवन पर असर डालती हैं। बिल्कुल, जैसे हॉट कुक्ड मील योजना। ये आंगनबाड़ी के 3 से 6 साल के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन देने के लिए है। ये बच्चों के पोषण के लिए बहुत जरूरी है। और युवाओं के लिए टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण योजना है। ये सिर्फ मुफ्त में डिवाइस बांटना नहीं है। इसका मकसद है युवाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ना, ताकि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, नई स्किल सीख सकें और रोजगार के अवसरों से जुड़ सकें। जी, इसी तरह श्रमिक उद्यमिता विकास योजना है, जिसमें महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए बिना ब्याज के 10 लाख तक का लोन मिलता है। बिना ब्याज के? हाँ, महिलाओं के लिए 0%। ये आर्थिक सशक्तिकरण का सीधा रास्ता है। और एक उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति भी है, जिसका फोकस अनसर्व्ड एरियाज पर है। यानी ऐसे इलाके जहां अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। बिल्कुल, वहां निजी विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों में ना जाना पड़े। चलिए अब आखिरी यानी 12वीं स्लाइड पर आते हैं, जिसमें कुछ बड़े लक्ष्यों का सारांश है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, जैसे जनसंख्या नीति के तहत TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट को 2026 तक 2.1 पर लाने का लक्ष्य है। ये जनसंख्या को स्थिर करने का एक वैज्ञानिक पैमाना है। जी, इसी तरह मातृ मृत्यु दर को कम करने के भी साफ लक्ष्य दिए गए हैं। और निर्यात को बढ़ाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाने की बात है। जिला निर्यात बंधु बैठक और B2B पोर्टल। इसका मकसद है कि जिले के अधिकारियों से लेकर निर्यातकों तक सब एक टेबल पर बैठकर समस्याओं को सुलझाएं। और अंत में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना है, जो सीमा पर बसे या पिछड़े गांवों के विकास पर ध्यान देगी। जी बिल्कुल। और सर्वोत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश के नारे के साथ ये प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी योजनाएं, जिनका असर हम आने वाले सालों में देखेंगे। हमने कृषि से लेकर भविष्य की तकनीक तक हर पहलू को छूने की कोशिश की। बिल्कुल। ये साफ है कि एक साथ कई मोर्चों पर काम